हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडी एग्ज़ाम पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने डीएलएड की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षण के सूत्र, ठीक है? इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है? तो सबसे पहले है कि शिक्षण सूत्र की परिभाषाएँ क्या होती हैं? देखो, 2 फ्रोबेल के अनुसार देखेंगे और टी रैमंड के अनुसार देखेंगे। देखेंगे कि उनकी डेफिनेशंस क्या-क्या हैं। तो फ्रोबेल के अनुसार क्या कहते हैं फ्रोबेल? शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। मतलब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप कोई जॉब करते हैं, आप अच्छे इंसान बनते हैं। तो उनका कहने का मतलब है शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हैं तो कुछ ना कुछ पा ही रहे हैं, उसमें खोने का कोई डर नहीं है, ठीक है? अगर आप सफल नहीं हुए तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएँगे। अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है? शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाता है। जब जब शिक्षा को एक तरीके से, एक सिस्टम से, एक सिस्टमैटिक ढंग से ग्रहण करेंगे, तो आपको योग्य बनाएगा, ठीक है? रेमंड जी क्या कहते हैं? देखिए, टी रेमंड क्या कहते हैं? उनका विचार क्या है? उनका मत क्या है? टी रेमंड कहते हैं कि शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं, जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे, ठीक है? अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र शिक्षण सूत्र हैं। क्या लास्ट में क्या कहा है कि शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। जैसे आप कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मान लिया आप एसएससी जीडी का पढ़ा रहे हैं, तो आप एसएससी जीडी का पढ़ाने का मतलब है एसएससी जीडी को जो पढ़ा रहे हैं, उसके माध्यम से बच्चा क्या है एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाए। तो यही कहते हैं कि शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र शिक्षण सूत्र होते हैं। तो मतलब क्या है कि टीचर एक सिलेबस को लेकर जो सिलेबस दिया होता है एसएससी जीडी का, उसका जैसे इसमें टेट हो गया, इसका सिलेबस अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएँगे, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाएँगे, तो बच्चा लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जैसे आप लोग डीएलएड पढ़ रहे हैं और डीएलएड को अगर सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा दिया जाए, ठीक है? जैसे पहले सेमेस्टर का आप लोग पहले सेमेस्टर में हैं, तो पहले सेमेस्टर में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये सिस्टमैटिक ढंग होता है इसका, ठीक है? कि मतलब आपके सिलेबस में क्या चीज़ है, क्या चीज़ पूछी जा रही है, कि आपके लिए जो हितकर हो, जो आपके फ़ेवर में हो, उसको पढ़ाना टीचर का धर्म होता है, ठीक है? तो आगे देखिए, शिक्षण सूत्र कि देखो शिक्षण सूत्र की विशेषताएँ, ये शिक्षण सूत्र होता क्या है, ठीक है? शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है? इसमें पूरा एकदम क्लियर करके लिखा है, ठीक है हमने, कि शिक्षण एक निर्धारित लक्ष्य है और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचाने का मार्ग निर्देशन शिक्षण सूत्र है, ठीक है? आप केवल इसको देखते जाइए, सुनते जाइए और अपनी नोट्स मेंटेन कर लीजिए। आपको कोई रोक नहीं पाएगा 90% के एबव मार्क्स पाने में, ठीक है? ये यहीं काम नहीं देगा, आपका टेट, सीटेट यहीं से सब पूछा जाता है, ठीक है? आप जितना अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, उतना ही आसानी होगी टेट, सीटेट, सुपर टेट में, ठीक है? तो शिक्षण छात्रों की शक्तियों के विकास में सहायता देता है और शिक्षण सूत्र छात्रों की शक्तियों को पहचानने में सहायता करते हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक, बच्चों की रुचि के अनुकूल बनाने का माध्यम है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब चलते हैं शिक्षण सूत्र कौन-कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है? उनके उनका काम क्या है, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है? कौन-सा शिक्षण सूत्र क्या सिखाता है हमें, इसके बारे में जानते हैं। तो शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। देखो 11 कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नन टू अननोन। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कंसरेट टू अब्स्ट्रैक्ट। पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडेफिनेट टू डेफिनेट। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अनुभूत से युक्त युक्त यानी तर्कपूर्ण की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर, ठीक है? पहला सूत्र देखते हैं क्या है। सरल से जटिल की ओर, पहला सूत्र क्या होता है? सरल से जटिल की ओर। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है? सरल से जटिल की ओर, ठीक है? देख लीजिए इसमें
इसको क्या है कि आप लोग एक बार जैसे वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है? उसको नोट कर रहे हैं, उसके बाद अपने मन से सोच के लिख सकते हैं इसको एग्ज़ाम में, ठीक है? देखो एक नियम क्या कहता है सरल से जटिल की ओर। इस नियम का तात्पर्य बालक को सरल बातों का तब जटिल बातों का ज्ञान देने से है। मतलब पहले सरल बातों का, फिर जटिल बातों का ज्ञान देने से है। पाठ का विभाजन करते समय ध्यान देना चाहिए कि सरल बातें आएँ, पहले सरल बातें आएँ, बाद में क्रम से जटिल आएँ। बालकों का बौद्धिक विकास होने के साथ-साथ पाठ की जटिलता भी बढ़ती जाएगी। जैसे मतलब उनका जैसे मान लें सरल चीज़ें पढ़ाएँ, उनकी बौद्धिक विकास हुआ, तो उसके साथ-साथ आप जटिल चीज़ें भी पढ़ाएँगे तो उनके माइंड में आ जाएँगी, ठीक है? बालक पहले सरल बातों को सीखने के बाद ही जटिल बातों को सीखता है, ठीक है? आरंभ में ही जटिल बात रख देने पर वह हिम्मत हार बैठता है तथा उसका मन सीखने में नहीं लगता है, ठीक है? पहले आप जटिल बातें सिखाने लगेंगे, तो बच्चा ऊबने लगेगा, ठीक है? बच्चा ऊबने ना पाए, इसके लिए हम पहले सरल बातों को सिखाएँगे उनको। आगे देखिए, यदि पहले सरल तथ्य उसके सामने रखेंगे तो वह रुचिपूर्वक सीखने से आनंद लेगा। कठिन कामों की ओर बालक अतिरिक्त शक लगाकर अग्रसर होते हैं। जैसे उनको सरल चीज़ें आ गई, तो वो कठिन चीज़ें खुद अडॉप्ट करने लगेंगे, ठीक है? कि हमको ये चीज़ भी आ जाए, ठीक है? जिससे कठिन बातों को भी सरलता से सीख जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, फूल के बागों का वर्णन छोटे बच्चों के लिए कठिन है, लेकिन पूरे फूल का वर्णन सरल होता है। बच्चे किस चीज़ को समग्र रूप से किसी चीज़ को समग्र रूप में देखना सरल समझते हैं, लेकिन खंडों में प्रस्तुतिकरण उनके लिए कठिन हो जाता है, ठीक है? अब अगला सूत्र क्या है देखिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखो नाम से ही देखो ये सूत्र जो केवल हेडिंग आप याद कर लेंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है? अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एक बार देखे रहेंगे वो तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें लिखना क्या है, ठीक है? देखिए क्या कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे कि नाम से पता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे को पहले ज्ञात चीज़ें बतानी चाहिए, फिर अज्ञात चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है? देखिए किसी भी माध्यम से बालक ने जो कुछ सीख लिया है, वही उसका ज्ञात है। जैसे उसने कुछ भी जो सीखा, जैसे मम्मी-पापा से, घर परिवार से, समाज से, जो भी कुछ सीखा है, वही उसका ज्ञात है। वह इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे नया ज्ञान प्राप्त करता है। जो बात वह जानता है, उसी के सहारे नई बात बतानी चाहिए। इस विधि से वह जो कुछ सीखेगा, सब उसके ज्ञान का अंग बन जाएगा, ठीक है? आगे देखिए। देखो इस स्लाइड में हमने सारा कुछ लिख दिया है, ठीक है? आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, इस वजह से हमने स्लाइड को ऐसा बनाया है कि आप अच्छे से नोट्स भी मेंटेन कर लें और अच्छे से समझ भी लें, ठीक है? क्योंकि यही चीज़ आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट सब में पूछी जाएगी। आप डीएलएड को हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है? जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो भी ये टॉपिक आप इस आपको लगता होगा कि एग्ज़ाम क्रैक करना, केवल ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर नहीं क्रैक करना है, आपको इसी के माध्यम से बहुत कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर आपको टीचर बनना है इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? आगे बढ़िए। अतः अध्यापकों को चाहिए कि किसी विषय को पढ़ाने के लिए उस विषय से संबंधित बालक के पूर्व ज्ञान को मालूम करें, ठीक है? पहले पूर्व ज्ञान को उनकी मालूम कर लेना चाहिए। पूर्व ज्ञान को जगाकर उसी के आधार पर नया ज्ञान उपस्थित करें। ज्ञात से अज्ञात के संबंध जुड़ जाने पर ज्ञान अस्थायी हो जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, रामचंद्र जी संबंधित इतिहास का पाठ रामलीला से आरंभ होगा और व्यापारिक वस्तुओं पर भूगोल का पाठ शिशुओं का भोजन वस्तुओं के आधार पर यह बताया जा सकता है, ठीक है? आगे देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कंसर्वेट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? इस मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र भी कहते हैं। मूर्त मतलब जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, मूर्त मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, अमूर्त मतलब जो चीज़ें आपके सामने नहीं दिख रही हैं, जिसका आप कल्पना में देख रहे हैं, ठीक है? जिसको आप कल्पना में देख रहे हैं, वो अमूर्त हो गया। जिसको आप सामने देख पा रहे हैं, वो मूर्त हो गया, ठीक है? आरंभ में बालक को सूक्ष्म आरंभ में बालक सूक्ष्म को नहीं समझता, पहले वह स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है। हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श करते हैं अथवा इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वही सब स्थूल है। सूक्ष्म उन्हीं वस्तुओं से संबंधित विचार है। बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका इंद्रिय जनित अनुभव है। सूक्ष्म ज्ञान श्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन विद्यार्थी उसे सरलता से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अतः विषय को उसके सामने स्थूल रूप में रखना चाहिए। स्थूल को आधार बनाकर अध्यापक धीरे-धीरे सूक्ष्म की ओर जाए, तो अच्छा होगा। उदाहरण के लिए 2 और 3 मिलाकर 5 होता है, यह भाव सूक्ष्म है। वह आरंभ में 2 और 3 के भाव को नहीं समझ सकता है। यदि उसे 2 गोलियाँ और 3 और फिर 3 गोलियाँ दे दें, तो वह 5 गोलियों को प्रत्यक्ष देखेगा, ठीक है? मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखे तो मूर्त हो गया और अगर अप्रत्यक्ष मतलब फ़ील करे, तो वो क्या है? अमूर्त हो गया। वस्तुओं को इस प्रकार वस्तुओं के इस प्रकार के अभ्यास से वह 2 और 3 के भाव को समझ जाएगा, ठीक है? अगला देखिए,
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके पेपर की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, हेडिंग हेडिंग ही याद कर लीजिए, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। आप देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएँगे, ठीक है? पूर्ण से एमसीक्यू देखिए नाम से ही पता चलता है। देखो नाम हेडिंग याद है तो आप लिख लीजिएगा पूर्ण से एमसीक्यू ठीक है? बालक को कैसे ज्ञान ज्ञान देना है पूर्ण से एमसीक्यू फ्रॉम फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है? बालक पहले पूर्ण वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। उसे अंग उसे अंग का नहीं, उसे अवयवी होल का ज्ञान होता है, अवयव पार्ट का नहीं। यह मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे अवयववाद गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है? पेड़ कहने पर बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है। उसके मस्तिष्क में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है। वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है। पेड़ विभिन्न भागों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। अध्यापक बालक के इस पेड़ के ज्ञान के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। यही इस सूत्र का आशय है। जैसे क्या है कि आपको मतलब जैसे मान लिया आपके पेड़ देखा, पेड़ के बारे में खाली पेड़ देखा तो आपको जब पेड़ के बारे में बताया जाएगा तो आपको सामने वो माइंड में पेड़ खुल जाएगा। लेकिन उसके अब जैसे माइंड में आपके पेड़ खुल गया, तो उसके जो टीचर क्या काम करेगा, उसके पार्ट के बारे में बताएगा, ठीक है? कि जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, ठीक है? पत्तियों का काम क्या होता है, रंध्र का काम क्या होता है, तना क्या होता है, ठीक है? पत्तियाँ क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जायन क्या होता है, सब कुछ बताएगा, ठीक है? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पर्वत के विषय में बताना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को भी यह जानकारी नहीं है कि पर्वत क्या होता है, इसलिए सबसे पहले आपको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि पर्वत मिलती-जुलती आकृति छात्र जानते हैं या नहीं, ठीक है? अगला देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। इसमें देखिए क्या होता है, इस सूत्र के अंतर्गत शिक्षण को अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को क्रमशः स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है। वे अपनी संवेदनाओं द्वारा अनेक अस्पष्ट एवं अनियमित वस्तुओं की जानकारी करते हैं। धीरे-धीरे धीरे-धीरे परिपक्वता आने पर उन्हें नए-नए अनुभवों का ज्ञान होता है और वे स्पष्ट व निश्चित विचारों को स्वीकारने लगते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वो उन्हें स्पष्ट नियमित जानकारी प्रदान करे, गलत तथ्यों को सही रूप में बताए तथा उनकी अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चयात्मकता प्रदान करे। अगला देखिए टोटल 11 हैं, ठीक है? आप इनकी हेडिंग याद कर लीजिए और जो हम जैसे पढ़ा रहे हैं, वैसे सुनते जाइए, आप इनका अपनी नोट करते जाइए और इसके बाद हेडिंग आपको याद रहेंगी तो आप एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, आप तो आसानी से हल कर पाएँगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। बालक के सामने या उसके अनुभव में जो वह प्रत्यक्ष है, जो उसके सामने नहीं है, यह अप्रत्यक्ष है। अनुभव में नहीं है, वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है? जैसे आपकी कोई चीज़ सामने है तो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्या है? जो आपकी चीज़ सामने नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष जैसे आप सीधा बोल दें तो प्रत्यक्ष है। आप घुमा-फिरा के बोलें तो अप्रत्यक्ष है। ठीक है? इसका मतलब ये है। पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना ठीक है जो उसके लिए उसका उनका ज्ञान देना चाहिए। पहले प्रत्यक्ष है या सामने है। ठीक है? जब जो वस्तुएँ सामने नहीं वर्तमान का ज्ञान देगा, तब भूत और भविष्य को बताना चाहिए। पहले वर्तमान का ज्ञान देना चाहिए, फिर भूत और भविष्य के ज्ञान को बताना चाहिए। सामने की वस्तुओं का ज्ञान बालक सरलता से शीघ्र शीघ्र सीख पाता है, ठीक है? प्रत्यक्ष की वस्तुओं को से देना चाहिए, ठीक है? उनके सामने प्रत्यक्ष बातों को ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमें शेरशाह का शासन तंत्र पढ़ाना है, तो बच्चे शेरशाह के शासन प्रबंध को तभी समझ सकते हैं जब थोड़ा बहुत आधुनिक प्रशासन की जानकारी रखते हों, ठीक है? ये हो गया। 7वाँ देखिए, कौन-सा है? विशिष्ट से विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इसमें देखिए क्या होता है। इस सूत्र से अभिप्राय है कि पहले छात्रों के समझ से विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँ और बाद में उन्हें उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत अथवा सामान्य नियम निकलवाए जाएँ। इसमें शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है और फिर उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सिद्धांत के द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है और बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करता है। ठीक है? अब देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। आरंभ में बालक का ज्ञान अधूरा, अनिश्चित तथा अव्यवस्थित होता है। ज्ञान को पूर्ण, निश्चित और व्यवस्थित करने का काम शिक्षक करता है। वह इस कार्य को विश्लेषण प्रणाली से करता है। विश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हम संपूर्ण वस्तु के अध्ययन से
प्रारंभ करते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ बताने लगे तो हम क्या है उसका विश्लेषण कर दें, ठीक है? उसको एकदम खोल के बताएँ कि बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है? तब हम उसे विभिन्न भागों या तत्वों में बाँटते हैं और हर भाग का अलग-अलग अध्ययन करते हैं। भूगोल की शिक्षा में संपूर्ण पृथ्वी के विषय में का आरंभ किया जाएगा। जलवायु के अनुसार पृथ्वी को कई भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक भाग के मानव पश तथा वनस्पति जीवन का अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे देखिए, जैसे भूगोल, रेखागणित, विज्ञान, व्याकरण आदि रेखागणित और विज्ञान में समस्या का विश्लेषण आवश्यक है। समस्या का विश्लेषण करते समय नवीन समस्याओं के उत्पन्न हो जाने पर उनका समाधान संश्लेषण द्वारा करना चाहिए। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के देने के 2 क्रम हैं, तर्कसंगत और मनोवैज्ञानिक, ठीक है? तर्कसंगत क्रम का अर्थ है पाठ्य विषय को तर्कात्मक ढंग से विभिन्न भागों में विभाजित करके बालकों के सामने रखना। पाठ्य सामग्री को विकसित करते हुए शिक्षक बालकों को इसके अंतिम स्वरूप तक ले जाता है। ऐसा करते समय छात्रों की रुचि, जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति की अवहेलना करता है। बालक समझे या न समझे, पर शिक्षक विषय को तर्कसंगत क्रम में प्रस्तुत कर देता है। देखो, बालक पहले नहीं समझ पाता है, लेकिन जब वो पढ़ता है, बार-बार पढ़ता है, तो उसकी समझ में आ जाता है। टीचर ये जानता है होता है, ठीक है? जैसे वो बालक को बैठा है, समझा रहा होता है, तो बालक को समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन वो अपने सिस्टमैटिक ढंग से अपना जो वो उसका कालांश है, उसको अच्छे से बताने की कोशिश करता है। बालक क्या है कि बार-बार जब वो उसको अभ्यास करता है, तो वो सीख जाता है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक क्रम दूसरा क्रम है। इसका अर्थ बालकों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, आयु, ग्रहण शक्ति आदि के अनुसार किसी विषय या वस्तु को प्रस्तुत करना। इस क्रम में सीखना रोचक, उत्साहपूर्ण और उपयोगी है। आरंभ में मनोवैज्ञानिक क्रम ही उत्तम है, यदा-कदा तर्कसंगत क्रम भी उत्तम है। अतः हमें मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कात्मक क्रम की ओर चलना चाहिए। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुभूत से युक्त तर्कपूर्ण की ओर, ठीक? फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत तथ्यों के अनुभूत के बाद ही युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला देखिए, लास्ट, प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। इस शिक्षण सूत्र से तात्पर्य बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करने से है। शिक्षक को चाहिए कि वो जो भी बात बताए वो वह बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुरूप ही होनी चाहिए। ये शिक्षक ऐसा नहीं करता तो इसका छात्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करे, उसे आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसे नवसार्गिक विधि भी कहते हैं। इसे कौन सी विधि कहते हैं? नवसार्गिक विधि। इस संदर्भ में रेमंड का कहना है, रेमंड क्या कहते हैं इस विधि? इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय यह है कि हमको अपने साधनों को बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये रही आपकी शिक्षा सूत्र, ठीक है? कंप्लीट हो गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? आपको मेन यहाँ पे फ़ोकस करना है, ठीक है? देखो, आपको मेन यहाँ पे फ़ोकस करना है। शिक्षण के प्रमुख सूत्र: सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण के सिद्धांत की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभूत से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण, ठीक है? आपको ये हेडिंग याद रखना है, ठीक है? आपको हेडिंग याद रखना है। अब हमने पढ़ा ही दिया है, ठीक है? इसको भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? नोट्स बना लीजिए और बाकी हेडिंग अच्छे से याद रखना है। तो आप आराम से लिख ले जाएँगे, ठीक? अपनी भाषा में लिख देंगे, ठीक है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आप पढ़े नहीं रहेंगे तो यही कठिन बन जाता है, ठीक है? अगर हमारी बातें समझ में आ गई, जितनी भी पढ़ाया समझ में आ गया, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए और हम आपको टीचर बना के छोड़ेंगे, ये आपको गारंटी देते हैं, ठीक है? ऐसी क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।